हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के सिलेबस में आपके दे रखा है केवीएस में समास। तो समास के बारे में यहाँ पे समझेंगे। समझने से पहले आप सबको एक बात मैं बता दूँ, ये सिर्फ रिवीजन के लिए है और मैं जितनी चीज़ें इसमें आपको बताऊँगी आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर आप अपने सिर्फ रिवीजन को करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, और आपको अगर बहुत डीप में पढ़ना है तो आप लोग बुक का सहारा ले सकते हैं। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है आपका केवीएस में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप कहीं पर भी हिंदी का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें समास पूछा जाता है तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मैं इसमें कुछ चीज़ें आपको समझा दूं पहले कि ये क्या चीज़ें लिखी गई हैं, आप उसे समझ लेंगे तो बेहतर होगा समझने में। देखिए, जहाँ कहीं भी 1 लिखा है इसका मतलब होता है पूर्व पद, जहाँ 2 लिखा है इसका मतलब है उत्तर पद, और जहाँ 3 लिखा है इसका मतलब है तीसरा पद। अब हम सबसे पहले समास को समझते हैं कि समास का मतलब क्या होता है। समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण, ठीक है, संक्षेप में करना किसी शब्द को। और आपने समास विग्रह नाम सुना होगा। विग्रह का मतलब क्या है कि सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना ही क्या होता है, समास विग्रह कहलाता है। कोई शब्द है, आप उसके बीच के जो उसके अर्थ होंगे, जो संबंध है, उसको जो क्लियर करते हैं उसी को हम समास विग्रह कहते हैं। अब हम सबसे पहले जानेंगे, जब भी हम समास पढ़ते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से पहला आपका लिखा होता है पूर्व पद, पूर्व पद, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है उत्तर पद। तीसरा होता है तीसरा पद प्रधान होता है। ये देखिए, हम पहले पूर्व और उत्तर को समझे। पूर्व मतलब पहले और उत्तर मतलब बाद में। जैसे कोई शब्द है, 2 शब्दों से मिलके बना है तो उसमें 2 पद होते हैं शामिल, तभी उसका समास विग्रह हम कर सकते हैं। तभी तो हम उसको विग्रह मतलब अलग कैसे करेंगे, कैसे स्पष्ट करेंगे अर्थ। तो देखिए, एक एग्जाम्पल के लिए बस अभी आप समझेंगे कि जैसे प्रतिदिन लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये आपका प्रति एक हो गया, इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं पूर्व पद, ठीक। और दूसरा आपका लिखा हुआ है दिन, ठीक है, ये दिन है तो दिन आपका कौन सा होगा, ये हमारा उत्तर पद है, ठीक, उत्तर पद। तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि पूर्व पद और उत्तर पद का मतलब क्या होता है। और तीसरा पद का मतलब होता है कि दोनों पद को छोड़ के जो तीसरा सेंस देगा उसी के लिए लिखा है तीसरा प्रधान। मतलब जहाँ कहीं भी पहला पद अगर कहा जाए कि प्रधान होगा तो मतलब उस शब्द में, उस वर्ड में पहले पद की प्रधानता होगी, मतलब वो इम्पॉर्टेंट होगा उसके लिए। और जहाँ कहीं पर भी आपको ये बताया जाए कि उत्तर पद प्रधान होगा तो उसका मतलब होगा कि जो दूसरा वाला पद आया है वो मुख्य है, प्रधान है। और जब तीसरा कहा जाए तो वो दोनों शब्दों को मिलाकर एक नया सेंस निकल रहा है, जिसे हम तीसरे पद का नाम देते हैं, वही तीसरा पद प्रधान होता है। अब आती है बारी समास को। हम समास को जान चुके हैं और ऐसे ही कि क्या है। अब हम इसके प्रकार को देखते हैं। देखिए, समास मुख्य रूप से कितने हैं, हमारे 4 ही हैं। कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। पहले आपको ये 4 जानने हैं नाम। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष भाव समास, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास, ठीक है, ये हमारे 4 होते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं तत्पुरुष समास के 2 पार्ट लिखे हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास, ठीक है। आप यहाँ पे सिर्फ नाम देखेंगे। क्या क्या पढ़ा आपने? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और द्विग समास, इतना आपने पढ़ा, जिसमें से कर्मधारय और द्विग जो है तत्पुरुष के पार्ट हैं। अब हम एक एक करके सबको समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अव्ययी भाव समास की। हम कैसे पहचानेंगे, और कभी कभी आपको डिफिनीशन से ही दे देता है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा समास होगा यदि जिसका पहला पद प्रधान हो, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट, और जहाँ पर ग्रेटर का होता है और ये 2, इसका मतलब है ये बड़ा है, बड़ा का मतलब है ये प्रधान है, इसलिए मैंने सिंबल से इंडिकेट किया है आपको याद होने के लिए। तो ऐसा पद जिसका प्रथम पद प्रधान होता है और दूसरा गौण होता है, ठीक है, जो दूसरा प्रधान नहीं होता है, वो हमारा अव्ययी भाव समास होता है, याद रखेंगे। फिर से सुन लीजिए, जिसका पहला पद प्रधान हो और दूसरा गौण होता है वो अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ मैंने जो एग्जाम्पल लिखे हैं वो लिखे हैं कि जो कन्फ्यूज़न में रहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ लिखा है प्रतिदिन, प्रतिदिन, आगे लिखा है प्रत्येक, हाथों हाथ, रातों दिन, आमरण। तो ये सारे हमारे किसके हैं उदाहरण? ये अव्ययी भाव समास के हैं। आप जितना भी देखें सब में पहला पद ही प्रधान है। मतलब देखिए, प्रतिदिन,
जहाँ कहीं भी अगर आपको देखने को मिले प्रति, यथा या आ वर्ड आ रहा है अक्षर पहले, तो वो हमारा अव्ययी भाव समास होगा। ये ट्रिक है समझने के लिए। प्रत्येक का मतलब क्या होता है? प्रति, प्रति आ रहा है इसमें, तो प्रत्येक दिन का मतलब हर एक दिन, तो इसका पहला ही पद प्रधान है। हाथों हाथ, रातों रात, आमरण, आमरण है, आ अलग करेंगे मरण अलग करेंगे, तो आमरण ही इसका जो पहला पद है वो प्रधान आ रहा है। इसी तरीके से विदेश है, प्रहार है, तो पहला जिसका प्रधान होता है वही हमारा क्या होता है? अव्ययी भाव समास। तो उम्मीद है आपको अव्ययी भाव समास समझ में आया होगा कि जिसका प्रथम पद प्रधान हो वो अव्ययी भाव समास होता है। अब हम बात करेंगे तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास से पहले हम बात कर लेते हैं पहले बहुब्रीहि समास की, फिर द्वंद्व। देखिए, इसलिए तत्पुरुष क्योंकि इसमें और भी प्रकार आपको बताने हैं। बहुब्रीहि समास का मतलब समझिए, 3 का मतलब है इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। पूछा जाएगा ऐसा कौन सा समास है जिसमें न ही पहला पद, जो पहला पद और दूसरा पद, पहला और दूसरा दोनों क्या होते हैं? प्रधान नहीं होते हैं, तो वो है बहुब्रीहि। इसमें कोई भी पद समान नहीं होता है। समान नहीं होता मतलब प्रधान नहीं होता, तीसरा पद प्रधान होता है। किसमें? बहुब्रीहि समास में। और जो द्वंद्व समास होता है इसमें पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान होते हैं। बराबर का मतलब पहला और दूसरा दोनों प्रधान होंगे। बहुब्रीहि में सिर्फ तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, आप ये समझ चुके होंगे। और यहाँ पर भी इसी समय समझ ही लीजिए, तत्पुरुष समास में क्या है? जहाँ पे 1 ग्रेटर देन 2 है, मतलब दूसरा पद प्रधान है, पहला गौण है, तो जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है और पहला गौण होता है, वो हमारा तत्पुरुष समास होता है। इसको याद रखेंगे। और बहुब्रीहि समास और द्विगु समास में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी एग्जाम्पल को लेके। हैं दोनों अलग चीज़ें। बहुब्रीहि में तीसरा किसी चीज़ का सेंस दे रहा होगा। द्विगु समास का मतलब क्या होता है? जहाँ पे डिजिट, जहाँ संख्यावाची शब्द देखने को मिले वो हमारे द्विगु समास होते हैं। जैसे पंचवटी, चौराहा, इसमें देख रहे हैं ना डिजिट वाले अंक है, पंच 5, चौराहा 4, तो इस तरीके के द्विग समास है। लेकिन बहुब्रीहि समास के भी कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो कि कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं कि हमारे द्विग समास हो सकते हैं। जैसे दशानंद, तो दशानंद को 10 मत देखिए, आप देखिए वो किसका सेंस दे रहे हैं, किसको कहते हैं? रावण के थे ना सिर, तो उसको लेकर, तो जहाँ तीसरा सेंस देगा वो बहुब्रीहि होगा, ना कि द्विग। जो बहुब्रीहि में कन्फ्यूज़न कर सकते हैं उदाहरण वो मैंने आपको दिए हैं नीचे, पहले उसको देख लीजिए। जैसे बहुब्रीहि में क्या क्या होता है? दशानंद, चंद्रशेखर, दशमुख, त्रिलोचन, धनंजय, बारहसिंहा, चतुर्भुज। देखिए चतुर्भुज में, दशानंद में, दशमुख में, त्रिलोचन और बारहसिंहा, इन सब में कन्फ्यूज़न हो सकता है। इसको ध्यान से देखिए, ये बहुब्रीहि समास है, न कि द्विग समास है। अब तत्पुरुष समास में के भी जो प्रकार होते हैं, कारक से प्रश्न बनाए जाते हैं। जैसे कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये दिया हुआ है। इसके कारक चिन्ह है, ये कारक चिन्हों को याद रखना है। कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग के भाव में, संबंध का, की, के, रा, री, ने भी होता है, अधिकरण में पे पर होता है। इसका मतलब मैं समझा दूं आपको। जब आपको कोई सेंटेंस दिया रहेगा कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, जो वृक्ष है उससे पत्ते गिरते हैं, इसमें क्या समास आपको समझ में आ रहा है? तत्पुरुष समास का ही भाग होगा, कौन सा होगा? तो देखिए आपने यहाँ अपादान अभी पढ़ा और अलग अलगाव के भाव में पढ़ा है। तो वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं ना, तो जो गिर रहा है तो से अलग हो रहा है, तो आपका हो जाएगा अपादान, आप वहाँ सही कर देंगे। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा राजपुत्र, तो राजपुत्र का मतलब क्या है? राजा का पुत्र, तो का सेंस आया, इसका मतलब संबंध तत्पुरुष समास आपका होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम चीज़ों को करते हैं। ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कर्मधारय समास की। ये आपका तत्पुरुष का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है? एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे महात्मा, महान आत्मा, प्रधानमंत्री, मंत्री कैसा है? महान है। महावीर, वीर कैसा है? महान है। नीलकंठ, पीताम्बर, महादेव, ये सब क्या है? हमारे कर्मधारय समास के उदाहरण है। कर्मधारय समास का मतलब होता है पहला पद जो है एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो जो विशेषता बता रहा है तो वो तो विशेषण होगा, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य होगा। इसीलिए विशेषण विशेष्य आता है। किसमें आता है? तो कर्मधारय समास में आता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपने जो यहाँ पे पढ़ा था द्वंद्व समास, जहाँ पर दोनों पद समान होते थे, दोनों पद प्रधान होते हैं या समान होते हैं। इसको एक और समझते हैं। द्वंद्व समास का मतलब एक और दो दोनों बराबर हैं, दोनों प्रधान होंगे। इसके 2-3 पार्ट हैं। कौन से? इतरे,
वैकल्पिक और समाहार द्वंद्व, ये द्वंद्व रहेगा, इतरेय द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार। कुछ नहीं होता है ये। भाई बहन, भाई बहन को हम क्या कह सकते हैं, भाई और बहन, जहाँ और का सेंस आएगा इतरेय समास, द्वंद्व समास होगा। और 100-50, तो 100-50 का मतलब है या 100 या 50, 40-30, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं अक्सर। ठीक है, 3-4, 3-4 कहते हैं, 3-4 दे दो, 3-4 का मतलब 3 या 4। तो या का सेंस जहाँ देगा वो वैकल्पिक होगा, द्वंद्व समास। और समाहार द्वंद्व का मतलब योजक चिन्ह, दाल रोटी, दाना पानी बोलते हैं ना, वही सेंस है इसका। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमारी द्वंद्व समास के अंतर्गत आती हैं। तो द्विग समास और द्वंद्व समास में बिल्कुल अंतर है। द्वंद्व का मतलब होता है दोनों पद प्रधान होंगे, द्विग में संख्यावाची शब्द आएंगे, बहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, पहला गौण होता है। और जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें पहला पद प्रधान होता है जबकि दूसरा पद गौण होता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें पूरी समझ में आ गई होंगी, समास क्या होते हैं, किस तरह से इसको हम डिवाइड करते हैं। और जो आपने अभी तत्पुरुष समास के यहाँ कारक पढ़े हैं, कर्मधारय के तत्पुरुष समास के भेद, इसको ध्यान रखेंगे, इससे प्रश्न बहुत बनते हैं। फिर से देखिए, कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के भाव में संबंध काकी के रारी ने अधिकरण में पे पर होता है। काकी के अलावा रारी रे हो सकता है, नानी ने हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से हो सकती हैं चीज़ें। जैसे मान लीजिए है कि मोहन कलम से लिखता है, तो किससे लिखता है, किसके द्वारा, कौन सा होगा, तो करण होगा, मतलब किसके द्वारा, कोई द्वारा या से सेंस आ रहा है, इस वजह से आपका संप्रदान होगा। इसी प्रकार से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और आप कहीं से भी कुछ भी प्रैक्टिस करिएगा, अब आपको समाज से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के तौर पे था, मैंने कहा है रिवीजन सिर्फ आपका इससे पूरा हो जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को हम फिर लेके जल्द ही आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।